जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट है उनके जो पीवाईक्यू आए हैं उन पर चर्चा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आया है, नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार ईथॉन्स से संबंधित मूल्य की पहचान करनी है। उपागम में टीम वर्क, कार्य की उत्पादकता, वैश्विक विशेष सामग्री में बदलाव, वित्तीय सुधार, दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना, प्रौद्योगिकी संस्थापन। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ये सही क्या होगा, विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार इतिहास से संबंधित मूल्य इस प्रकार है। उपागम में टीम वर्क, कार्य की उत्पादकता, दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। संचार के माध्यम में देखें तो श्रव्य, विज्ञापन, इंटरनेट, समाचार पत्रों। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः हमें ये सुमेलित करना है। तो संचार के माध्यम में जो श्रव्य है वो आवृत्ति स्वर सामंजस्य से रिलेटेड है, विज्ञान अवैयक्तिक संप्रेषण से, इंटरनेट बैंडविड्थ से, समाचार पत्र रेखीय संप्रेषण से। नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में से संभव है। नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना निम्नलिखित संदर्भ में संभव है, तो वो है तकनीकी पर्यावरण। नेटवर्क प्रसार प्रक्रिया संरचना तकनीकी पर्यावरण के संदर्भ में संभव है। तकनीक पर्यावरण की विद्यमानता की स्थिति में ही नेटवर्क वाले माध्यमों से संचार प्रक्रिया को संपन्न किया जा सकता है। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषी या प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ में होते हैं, तो ये केंद्रीकरण होते हैं। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरभाषी, प्रसार एवं मीडिया के संदर्भ केंद्रीकरण होते हैं। डिजिटल वातावरण इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सूचनाओं का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी को पहुंच सके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सीखना हो, एजुसेट सीखना हो, वेब बेस्ड सीखना हो, ये तीनों ही सही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर के विकास ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को नए आयाम दिए। सभी देश के लोग कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरनेट के द्वारा पारस्परिक रूप से जुड़े हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ईमेल भी प्राप्त की जा सकती है तथा अलग अलग स्थानों पर बैठे लोग आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर समाचार पत्र भी उपलब्ध हैं तथा सूचनाओं का अथाह भंडार भी विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध है। निश्चित ही कंप्यूटर ना होता तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ना तो इतनी विकसित होती, ना ही इसका जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिल रहा है ये होता। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 ईस्वी में शुरू हुआ, परंतु राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1984 में ही इस प्रौद्योगिकी को पर्याप्त महत्व मिला। 21वीं शताब्दी में संचार क्षेत्र का ही वर्चस्व रहेगा। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, दूरसंचार के विभिन्न माध्यम, टेलीफोन, सेलुलर, पेजिंग, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर, डाक केबल, दूरदर्शन आदि ने सम्मिलित रूप से संपूर्ण विश्व में सूचना क्रांति का सूत्रपात ही किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने संपूर्ण विश्व को भूमंडलीकृत कर दिया है। पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी ने हर संभव मार्ग से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। भारत एक सफल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सज्जित राष्ट्र होने के नाते सदैव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अत्यधिक बल देता रहा है, न केवल अच्छे शासन के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा आदि के लिए भी। निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, छपी सामग्री, ऑडियो कैसेट, ट्रांसपेरेंसी। तो इनमें से कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है, वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है, जबकि ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री एवं ट्रांसपेरेंसी इत्यादि अनुदेशन सामग्री में आते हैं। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है, तो ये है 4:3। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात आस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता है। वर्तमान में प्रचलित वाइड स्क्रीन टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात परंपरागत टीवी के पर्दे से अधिक 16:9 में होता है। भारत की प्रेस परिषद कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को दिल्ली में प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसने 16 नवंबर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पे देखना है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। 28, 17, 14, 20। तो यहाँ पे देखें ये 28 होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद
यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, जो कि एक सांविधिक स्वायत्तशासी संगठन है जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने व उसे बनाए रखने, जन अभिरुचि का उच्च मानक सुनिश्चित करने से और नागरिकों के अधिकारों व दायित्वों के प्रति उचित भावना उत्पन्न करने का दायित्व निभाता है। सर्वप्रथम उसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है, जिसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करता है। परिषद के अधिकांश सदस्य पत्रकार होते हैं, लेकिन इनमें से 3 सदस्य जो होता है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं तथा 5 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से नामजद किए जाते हैं, राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 3। प्रेस परिषद प्रेस से प्राप्त या प्रेस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार करता है। परिषद सरकार सहित किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकते हैं या भर्त्सर्जन भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं या किसी संपादक या पत्रकार के आचरण को गलत ठहरा सकते हैं। परिषद के निर्णयों को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। काफ़ी मात्रा में सरकार से धन प्राप्त करने के बावजूद इस परिषद को काम करने की पूरी आज़ादी है तथा इसके सांविधिक दायित्वों के निर्वहन पर सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इतिहास देखिए तो सन 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की अनुशंसा की। तो कब की? 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की। पहली बार 4 जुलाई 1966 को यह स्थापित हुआ। 1 जनवरी 1976 को आंतरिक आपातकाल के समय भंग। सन 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू हुआ। 1979 में नए सिरे से स्थापित हुआ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल कितने सदस्य? तो 28 होते हैं। भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है यहाँ पे? तो ये है PAL। भारत में टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए PAL पद्धति को अपनाया जाता है। PAL के ही समान NTCS भी एक प्रसारण पद्धति है। PAL का पूरा नाम क्या है? फेज अल्टरिंग लाइन। तथा NTCS का नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप विश्व में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है? वो है वीडियो वार्ता। रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप, जिसे वीडियो वार्तालाप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, वर्तमान में बहुत प्रचलित दूरभाष वार्तालाप है। टेलीफोन प्रेफरेंस सर्विस डायरेक्ट मार्केटिंग में प्रयुक्त हुआ है। टेलीफोन के अस्तित्व की संभावना सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की सूक्ति में प्रकट हुई। यदि मैं विद्युत धारा की तीव्रता को ध्वनि के उतार चढ़ाव के अनुसार उसी प्रकार न्यूनाधिक करने की व्यवस्था कर पाऊँ जैसा ध्वनि संचरण के समय वायु की घनत्व में होता, तो मैं मुख से बोले गए शब्दों को भी टेलीग्राफ की विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित कर सकने में समर्थ हो पाऊंगा। अपनी इसी धारणा पर बेल ने अपने सहायक थॉमस वॉटसन की सहायता से टेलीफोन पद्धति का आविष्कार करने हेतु प्रयास शुरू किया और अंत में 10 मार्च 1876 ईस्वी को वे ऐसा बना सकने में सफल भी हुए, जिससे उन्होंने वॉटसन के लिए संदेश प्रेषित किया, मिस्टर वाटसन यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। लगभग उसी समय अमेरिका में इसी संबंध में कुछ अन्य लोग विद्युत विधि द्वारा वाक ध्वनि का संचरण करने के संबंध में प्रयोग कर रहे थे और प्रो एलिसा ग्रे नामक वैज्ञानिक ने बेल द्वारा अपने यंत्र को पेटेंट कराने का प्रार्थना पत्र दिए जाने के केवल 3 घंटे बाद ही अपने एक ऐसे ही यंत्र को पेटेंट कराने के हेतु आवेदन किया। इस पर बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ और लगभग 600 विभिन्न मुकदमे बेल और ग्रे के बीच चलने के बाद अंत में बेल की विजय हुई और वे टेलीफोन के वास्तविक आविष्कारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या है? तो यह है कूटबद्ध करने की योग्यता। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में कूटबद्ध करने की योग्यता मुख्य रूप से रुकावट होती है, क्योंकि यदि संदेश को कूटबद्ध सही ढंग से नहीं किया जाए तो वह अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात कितना होता है? तो टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात इनमें होता है 4:3। टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात आस्पेक्ट रेशियो 4:3 होता है। वर्तमान में प्रचलित टीवी वाइड स्क्रीन की होती है और इस टीवी का पक्ष अनुपात परंपरागत टीवी के पर्दे से 16:9 में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन का है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन का है? छाया क्षेपित एबिडाइस्कोप, यानी प्रक्षेपित साधन देखें कौन कौन सा है, जैसे फिल्म स्ट्रिप्स, मूक चलचित्र यानी मल्टी सिनेमा, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लैंटर्न, एपिस्कोप, एबिडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्लाइड। आकाशवाणी को किस वर्ष में प्रसारण नाम दिया गया था? तो ये था 1936। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई और पहला कार्यक्रम इसका 1923 में
रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कोलकाता में प्रयोग के तौर पर हुआ। सरकार ने ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उनका परिचालन शुरू किया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और यह 1957 में आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ये प्रत्याशित उत्तेजना। प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है। इसी प्रत्याशित उत्तेजना के आधार पर ही संप्रेषक सूचनाओं के प्रापक के पास भेजता है और उस पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए आशान्वित होता है। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेषण प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? तो यह है क्रियान्विति परक प्रतिमान का। एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह के एक उप विषय सौंपता है। इस बारे में क्रियान्विति परक प्रतिमान उसकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है। W.H. न्यूमैन और C.F. समर के अनुसार संचार 2 या अधिक व्यक्तियों के तो विनिमय से होता है, मतलब कि न्यूमैन और समर कम्युनिकेशन के अनुसार संचार 2 या अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, राय और विचार भावनाओं का आदान प्रदान है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। ये जो येलो जर्नलिज्म होता है, पीत पत्रकारिता, आतंकवाद और हिंसा के बारे में सनसनीखेज खबर या पाठक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति या कला और संस्कृति के बारे में सनसनी खबर या सनसनीखेज समाचार पीले कागज में छपता है। तो देखिए, जो येलो जर्नलिज्म होता है वो शब्द का अर्थ है पाठक या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति का प्रयोग किया जाना। इसी समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसके माध्यम से सही समाचारों की उपेक्षा होती है, घोटाले उजागर करने के काम आता है, सनसनी फैलाई जाती है और पत्रकारों द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। समाज में संप्रेषण विज्ञान को कंट्रोल करने वाले यंत्र कौन से हैं? तो ये है साइबरनेटिक्स। समाज में संप्रेषण विज्ञान को कंट्रोल करने वाले तंत्र को ही साइबरनेटिक्स कहते हैं। साइबरनेटिक्स नियंत्रण सिद्धांत जटिल प्रणालियों पर लागू होता है या साइबरनेटिक्स मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें एक मॉनिटर तुलना करता है कि क्या हो रहा है कि कुछ मानक के साथ विभिन्न नमूनाकरण समय पर सिस्टम में क्या हो रहा है और एक नियंत्रक सिस्टम के व्यवहार को तदनुसार समायोजित करते हैं। संचार में चयनात्मक धारण का अर्थ है सेलेक्टिव रिटेंशन इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज। तो ये है उसी का धारण करें जो आप चाहते हैं। संचार एक व्यक्ति स्थान या समूह से दूसरे में जानकारी स्थानांतरित करने का कार्य है। हर संचार में कम से कम एक प्रेषक, एक संदेश और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। संचार मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। संचार में चयनात्मक धारण का अर्थ होता है कि आप उसी को धारण करें जो आप चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया को शुरू करता है? तो वो है प्रेषक यानी सेंडर। जिस व्यक्ति द्वारा संदेश को प्रेषित यानी भेजा जाता है संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक कहलाता है। प्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रेषक को कूट लेखन इनकोडर भी कहा जाता है, जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, फिर उसे यह एक साधन यानी चैनल का उपयोग करके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। अब यहाँ से देखिए हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो शुरू होने वाला है यूनिट, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट हो। धन्यवाद।